स्वात वैली, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां सफर करने वाले तस्वीरें खींचने आते हैं और फिर अचानक से पहाड़ गिरना शुरू हो जाते हैं, नदियां उबलना शुरू हो जाती हैं, गांव के गांव मिट जाते हैं और वहां के लोग सैलाब की तस्वीर बन जाते हैं। सवात में सैलाबी रेलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, हर सू तबाही के मनाजिर। मंगोरा के मोहल्ला मुल्ला बाबा में 200 से जायद मकानात मुतासिर, कई घरों में 10 फुट तक पानी भर गया। तुंदो तेज रेले बर्तन, फर्नीचर और कीमती सामान बहा ले गए। मुतासिरीन अपनी मदद आप के तहत सफाई में मसरूफ, सब कुछ छिन जाने पर हर शख्स मायूस। जी हाँ, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये स्वात की हकीकत है। दरिया अब सिर्फ पानी का सिलसिला नहीं रहा, ये मौत का एक समंदर बन चुका है, जहाँ 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी तक ये तादाद 650 से भी ज्यादा हो गई है। सब रेस्क्यू टीम्स अभी तक लाशें ढूंढ रही हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 2010 का सैलाब, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड था, इसने सिर्फ पंजाब और सिंध को नहीं बल्कि स्वात और खैबर पख्तूनख्वा को भी तबाह कर दिया, जिसमें पाकिस्तान का 5वां हिस्सा पानी में डूब गया था। नेशन वाइड 1985 लोग मर गए थे और पाकिस्तान गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक तकरीबन 20 मिलियन लोग डायरेक्टली इफेक्ट हुए, जिसमें लोगों के घर, जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाद 2016 के फ्लड्स, ये फ्लड्स इतने अचानक आते थे कि लोगों को संभलने का वक्त ही नहीं मिलता था। गांव, खेत और लोग सब कुछ मिनटों में मिट्टी का ढेर बन गया। स्वात के अंदर छोटी छोटी नदियां भी मौत का पैगाम बन गयी। फिर 2022 के फ्लड्स, ये वो साल था जब पाकिस्तान भर में तबाही मची। सिंध, बलोचिस्तान, साउथ पंजाब सब तबाह हो गए, मगर स्वात भी महफूज नहीं रहा। ब्रिजेस टूट गए, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, टूरिस्ट की जगह पर सिर्फ टूटे हुए होटल्स, धंसे हुए रास्ते और उजड़े हुए घर नजर आने लगे। और अब 2025 का सैलाब, जिसमें क्लाउड बर्स्ट और मॉनसून रेन्स ने सिर्फ चंद घंटों में पूरा स्वात डुबा दिया। हजारों लोग बेघर हो गए, गांव, बाजार, सड़कें सब कुछ पानी के समंदर में गायब हो गया। अब चाहे 2010 का बड़ा सैलाब हो या 2016 का फ्लश फ्लड्स, 2022 की नेशनल तबाही हो या आज का 2025 का सैलाब, हर बार स्वात सबसे ज्यादा जख्मी होता है। गर्मी की वजह से हवा हल्की हो जाती है और ज्यादा नमी यानी कि पानी के ज़र्रात को अपने अंदर खींच लेती है। जब ये गर्म नमी से भरी हवा पहाड़ों से टकराती है तो हवा को ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर जाकर हवा ठंडी हो जाती है, क्योंकि जितना ऊपर जाओ गर्मी उतनी कम होती है। जैसे ही हवा अब ठंडी होती है, उसके पास अब इतनी जगह नहीं बची कि वो नमी को अपने पास अंदर रोक सके। हवा मजबूरन उस नमी को नीचे बरसात की शक्ल में गिरा देती है। इसे हम कहते हैं अचानक मूसलाधार बरसात या क्लाउड बर्स्ट, जो चंद मिनट या घंटों में इतना पानी बरसात देती है कि जितना नॉर्मली महीनों में होता है। स्वात एक ठंडी वादी है जहाँ दोनों तरफ बुलंद पहाड़ हैं और जब तेज बारिश होती है तो सारा पानी पहाड़ों से निकलकर नीचे सारे दरिया में गिरता है। अब ठंडी वादी होने की वजह से पानी के लिए कोई और रास्ता नहीं बचता, ये पानी सीधा गांव और शहरों में चला जाता है। स्वात का दरिया सीधा और तेज रफ्तार है, लेकिन उसका किनारा कंस्ट्रक्शन और होटल से घिरा हुआ है। अब जब गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर मेल्ट रेट बढ़ जाता है। ये मेल्ट रेट दरिया में ऑलरेडी हाई बेस फ्लो बनाता है और जब मॉनसून आता है तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और दरिया अपने किनारे तोड़कर आसपास के इलाकों को डुबा देता हैं। जंगल काटने से मिट्टी की ताकत खत्म हो जाती है। जब तक दरख्त होते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूत पकड़ कर रखती हैं। पानी नीचे जज्ब हो जाता है और सैलाब बनने का चांस कम होता है। अब जब जंगल कट जाता है तो मिट्टी खुली और कमजोर हो जाती है और बारिश का पानी तेज रफ्तार के साथ उस मिट्टी को अपने साथ नीचे बहा कर ले आता है।
اور اسے ہم لینڈ سلائڈ کہتے ہیں۔ یہ مٹی نیچے آ کے دریا کو بلاک کرتی ہے۔ جب پانی پریشر سے ٹوٹتا ہے تو اور بھی بڑا سیلاب آتا ہے۔ سوات میں بہت سال سے ٹمبر مافیا نے جنگل کاٹ کر لاکھوں روپے کمائے۔ لوکل لوگ لکڑی فیول اور گھر بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن حکومت نے اس کے لیے کوئی سسٹینیبل نظام نہیں بنایا اور سوات کا فورسٹ کور بہت کم ہو گیا ہے۔ جنگل بچانے کا مطلب صرف پلانٹیشن ڈے یا فوٹو سیشن نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بڑے پیمانے پر شجر کاری کرنی ہوگی اور اس پر پراپر نظر رکھنی ہوگی۔ ٹمبر مافیا جو سالوں سے جنگل کاٹ کر پیسے بناتا رہا ہے، اور اب ان کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے۔ اور سب سے ضروری ہے کہ لوکلز کو ہی فارسٹ گارڈین بنانا ہوگا۔ انہیں یہ احساس دلانا ہوگا کہ جنگل بچانا ان کے لیے کتنے فائدے کا سودا ہے، کیونکہ جنگل ہوگا تو زندگی بچے گی، جنگل ہوگا تو ہی سوات بچے گا۔ سوات کے سیلاب کا سب سے بڑا بوجھ اٹھاتا ہے ایک عام انسان، وہ غریب لوگ جن کے گھر کنارے پر ہیں۔ ان کے لیے ہر بارش موت کا پیغام بن جاتی ہے۔ لوگ اپنی پوری زندگی کی کمائی گھر بنانے میں لگاتے ہیں اور پھر چند گھنٹوں میں سیلاب سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ کسی کا گھر، کسی کی فصل اور کسی کی روزی روٹی سب پانی میں گھل جاتا ہے۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ رکتا کیوں نہیں؟ جب ہر سال سیلاب آتا ہے تو گورنمنٹ کہاں پر ہوتی ہے؟ وارننگ سسٹم کہاں ہوتے ہیں؟ ریلیف کیمپس وقت پر کیوں نہیں بناتے؟ فلڈ ارلی وارننگ سسٹم کہاں ہوتا ہے؟ ندیوں کے کنارے ہوٹلز اور بازار کس نے بنانے دیے؟ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے لیے سیلاب صرف ایک ہیڈ لائن ہے۔ جنگل کٹ رہے ہیں، ٹمبر مافیا کھلا گھوم رہا ہے اور ریلیف کے نام پر صرف فوٹو سیشن ہوتے ہیں۔ جو لوگ سب سے زیادہ تباہی جھیلتے ہیں ان تک نہ انصاف پہنچتا ہے اور نہ ہی کوئی امداد۔ سوال یہ ہے کہ جب تک حکومت اپنا کردار نہیں بدلتی، سوات کے لوگ کیا ایسے ہی سیلاب کے ساتھ ڈوبتے رہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔